नमस्कार साथियों। आज आप सबके बीच यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से क्लास लेकर आया हूं और इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आज हम लोग यूनिट 1 का व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग तथा मांग का नियम देखने वाला। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दें कि इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए। साथ ही आप लोग को बता दें कि हिंदी मीडियम में आप सबके लिए, आप कोई भी कैटेगरी से हों, आप जीआरएफ आराम से कर पाइएगा। ऐसे क्लास लगातार लेकर आ रहे हैं और ये पूरा टोटल 1 से लेके 10 यूनिट तक पूरा कंप्लीट वीडियो मिलने वाला है और बिल्कुल फ्री में। ठीक है, अगर आप इतना वीडियो कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आप आराम से जीआरएफ कर पाइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब स्टार्ट करते हैं मांग तथा मांग का नियम। आइए, तो आपको मांग का नियम जानने से पहले आपको मांग के संबंध में जानना पड़ेगा। इस चैप्टर का नाम है मांग तथा मांग का नियम। तो मांग का परिभाषा देखेंगे, मांग का तालिका देखेंगे, मांग का चित्र देखेंगे, है ना। मांग को मतलब एक डायग्राम द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग पहले मांग को समझते हैं। मांग है क्या? ठीक है, सुनने में तो लगता है बहुत आसान। ठीक है, मांग, डिमांड, ठीक है, पर इनको आप देखते हैं कि हमारे जीवन में मांग के साथ क्या संबंध है और हमारे इकोनॉमिक्स में। तो देखिए, अर्थशास्त्र में मांग एवं पूर्ति की धारणाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। किसका? मांग और पूर्ति का। अच्छी बात है। अर्थशास्त्र के प्राय प्रत्येक नियम एवं सिद्धांत में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मांग एवं पूर्ति की शक्तियां काम करती है। ठीक है, क्या कहता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, क्या है? मांग एवं पूर्ति की शक्तियां जो है काम करती है। अर्थशास्त्र में मांग एवं पूर्ति का महत्व पेंशन, ठीक है, कि इस कथन से स्पष्ट होता है। पेंशन एक अर्थशास्त्री है। ठीक है, पेंशन का क्या कहना है कि किसी तोते को प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में, एक तोता है, कहता है किसी प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में पूर्ति एवं मांग कहना अगर सिखला दीजिए और वह एक अच्छा अर्थशास्त्री हो जाएगा। ठीक है, उनका कहना ये है कि एक तोता है, अगर उस तोते को प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में, है ना, पूर्ति जैसा मांग, ठीक है, उसको कहने के लिए कहना अगर सिखला दिया जाए कि वह एक अच्छा अर्थशास्त्री हो जाएगा। ठीक है, क्या? पूर्ति एवं मांग। अतः हमें पूर्ति एवं मांग शब्दों के अर्थ को समझ लेना चाहिए। चलिए ठीक, अच्छी बात है। यहाँ हम पहले मांग के अर्थ को स्पष्ट करेंगे, जैसा हम लोग मांग का चैप्टर है, समझ गए। साधारण अगर बोलचाल की बात किया जाए, भाषा में देखा जाए, तो इच्छा, आवश्यकता एवं मांग में अंतर नहीं किया जाता। ठीक है, क्या? इच्छा, आवश्यकता और मांग में अंतर नहीं किया जाता, किंतु अर्थशास्त्र में इन तीनों का अर्थ भिन्न होता है। समझ गए? अगर आमतौर पर देखा जाए तो इसमें अंतर नहीं किया जा सकता, पर अगर इकोनॉमिक्स का दृष्टिकोण से अगर देखें तो इस तीनों का अर्थ अलग होता है। ठीक है, वास्तव में मांग का जन्म इच्छा से होता है। ठीक है, मांग का जन्म क्या है? इच्छा से होता है। क्या? इच्छा से। पुनः इच्छा आवश्यकता में बदलती है, और वो जो इच्छा है इसलिए करता है क्योंकि हमको आवश्यकता है, वो आवश्यकता में बदलता है, तथा अंत में यही आवश्यकता मांग का रूप ले लेती है। इच्छा से आवश्यकता गया, आवश्यकता फिर मांग का रूप ले लेता, हमको चाहिए। समझ गए? तो ये हुआ आपका मांग। समझ गए? यह ठीक है कि मांग के लिए इच्छा का होना आवश्यक है, लेकिन इच्छा मात्र को ही मांग नहीं कहा जा सकता। समझ गए?
कह रहा है कि मांग के लिए इच्छा का होना आवश्यक आवश्यक है, लेकिन इच्छा मात्र को ही मांग नहीं कहा जा सकता। फिर पेंशन आगे कहते हैं क्या है, सो देखिए साथियों, आप लोग को बता दें कि आपका मांग का अर्थ के बारे में अगर इसको चाहते तो हम लोग छोटा शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को बता सकते थे, पर आप लोग को डिटेल्स लेने के कारण क्या है कि यूजी और पीजी में, आप इंटर में भी पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स, तो आपका जो है बेस कंप्लीट है ना, मजबूत नहीं होने के कारण पासपोर्ट से पढ़कर आप पास हुए हों, या फिर आप कह सकते हैं कि पढ़े हो तो भूल गए हों, इसलिए आपके लिए डिटेल्स कोर्स लेकर आया हूँ। तो उन दोनों स्टूडेंट के लिए, जो जान रहे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं जान रहे वो अच्छा सा पढ़ के वो जेआरएफ कर लेंगे, इसलिए इतना डिटेल्स कोर्स लेके आ रहा हूँ। और आप लोग बता दें कि इस वीडियो को है ना, एक कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट के लिए, जो इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं जानता हो, समझ गए, जैसे तैसे पास किया हो, अगर वो पढ़े तो वो भी जेआरएफ कर जाए, इस बात को ध्यान में रखकर इस क्लास को बनाया जा रहा है। समझे मित्रों? तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, बाकी इतना तो जान लीजिए, कभी भविष्य में भूलिएगा नहीं। समझ गए? समय लगेगा, पर आप भविष्य में अपना, जब तक आप पृथ्वी में तब तक भूलिएगा नहीं, ऐसा पढ़िए, ऐसा इसलिए बता रहे हैं। चलिए, पेंशन का कहना क्या है कि पेंशन ने प्रभावपूर्ण इच्छा को ही मांग की श्रेणी में रखा है। ठीक है, क्या है? प्रभावपूर्ण इच्छा को ही मांग की श्रेणी में रखा है। प्रभावपूर्ण इच्छा के लिए दो बातों का होना जरूरी है। ठीक है, प्रभावपूर्ण की बात का कहता क्या है कि इच्छा की पूर्ति के लिए साधन अथवा क्रय शक्ति का होना, ठीक है, क्रय शक्ति का होना तथा उसे व्यय करने की तत्परता। समझ गए? देखिए, प्रभावपूर्ण इच्छा के लिए दो बातों की आवश्यकता है। इसमें क्या क्या? एक, इच्छा की पूर्ति के लिए साधन, जिस साधन हमको इच्छा कर रहा है, ठीक है, तो हमको इच्छा कर रहा है कोई सामान खरीदने का, कुछ खाने का, तो ऐसे ही जैसे हमको इच्छा किया, वो तो आप सीधा मुंह में आ नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं होगा, दुकान से लाना होगा, कहीं से मांग के लाना होगा। और जो आप मांग के ला रहे हैं, दुकान से ला रहे हैं, वस्तु विनिमय करके ला रहे हैं, पैसा में मांग के ला रहे हैं, उधारी मांग के ला रहे हैं, या खरीद कर ला रहे हैं, तो जो आप करके ला रहे हैं वही हुआ आपका क्रय शक्ति। समझ गए? मतलब संसाधन। समझ गए? वही हुआ आपका साधन। तो क्रय शक्ति का होना और उसमें तत्परता, व्यय करने की तत्परता होना चाहिए। आप एक तरफ से आपका इच्छा भी कर रहा है और पता चले कि आप उसको उतना लागत देने के लिए तैयार ही नहीं है, तो वो तो फिर आपका डर से तो आने वाला नहीं है, आपका इच्छा पूर्ति होने वाला नहीं है। तो आप अपना इच्छा को संतुष्टि करने के लिए आपके मन में, आपके अंदर, मतलब उस वस्तु के प्रति, है ना, उसके बदले में कुछ चुकाने के लिए भी तत्परता होनी चाहिए। समझ गए? तो वही कह रहा है, ये दोनों होनी चाहिए। तो अब सर्वप्रथम साधन, अगर देखा जाए, सर्वप्रथम साधन या क्रय शक्ति के अभाव में कोई भी इच्छा मांग का रूप नहीं ले सकती। ठीक है, कोई भी इच्छा, ठीक है, सर्वप्रथम अगर साधन देखा जाए या क्रय शक्ति के अभाव में कोई इच्छा मांग का रूप नहीं ले सकती। अगर आपके पास संसाधन नहीं है, साधन नहीं है, क्रय शक्ति करने की इच्छा शक्ति नहीं है, तत्परता नहीं है, आपके पास क्रय शक्ति करने के लिए मुद्रा नहीं है, ठीक है, तो आप फिर मांग का रूप वो इच्छा नहीं ले सकता, पर इच्छा इच्छा ही रह जाएगा। समझ गए? तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग चलते हैं कि एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के लिए कहता है कि यदि एक भिखारी मोटर कार की इच्छा रखता है तो उसकी यह इच्छा मांग नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसके पास मोटर कार खरीदने के लिए पर्याप्त साधन का अभाव है, मतलब पैसा नहीं है। लेकिन केवल साधन मात्र होने से कोई इच्छा मांग में परिणत नहीं हो सकती। अगर आपके पास साधन भी है,
है ना? तो साधन रहने से केवल आप, ठीक है, इच्छा को मांग में परिवर्तन नहीं कर सकते। कैसे? सो देखिए, उसके लिए व्यय करने की तत्परता का होना भी ज़रूरी है, यानी कि जिगर होना चाहिए, ठीक है? कहने का मतलब आपके पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम उस वस्तु को खरीदने के लिए हम उतनी पैसा खर्च करें, और नहीं तो वो इच्छा और साधन बिना तत्परता का होने वाला नहीं है, ठीक है? तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, और भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण, ठीक है? कहता है कि एक धनी सेठ, ठीक है, एक धनी सेठ जिसे मोटर कार की इच्छा है, ठीक है, क्या कह रहा है? मोटर कार की इच्छा है, उसे खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त साधन भी है, ठीक है, जिसे मोटर कार की इच्छा है उसे खरीदने के लिए उसके पास क्या है? पर्याप्त साधन भी है, लेकिन कंजूसी के कारण, ठीक है, वह साधन को मोटर कार का व्यय नहीं करना चाहता, ठीक है? देख लीजिए, वह साधन का क्या है? मोटर कार पर व्यय नहीं करना चाहता, अतः उसकी इस इच्छा मांग नहीं कहलाएगी। समझ गए बात को? और उसकी यह इच्छा मांग के रूप में तभी परिणित होगी जब वह मोटर कार खरीदने के लिए अपने मांग को व्यय करने के लिए भी तत्पर होना चाहिए। समझ गए बात को? तो समझिए, इसमें इस परिभाषा में अगर देखा जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा है, ठीक है? बस जान रहे हैं कि मांग क्या है। हाँ, मांग है कि जो आपका मार्केट में कोई वस्तु का डिमांड बढ़ जाता है, बस उतना आप समझ रहे हैं, ठीक है? तो आप उतना समझ रहे हैं। बाकी अगर आप इसको गहराई में अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, अपने जीवन में उतारने की बात किया जाए, तो उसमें इच्छा शक्ति आ जा रहा है, तत्परता आ जा रहा है, साधन आ जा रहा है। समझ गए? मतलब बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी बातों हैं, और इन बातों को नहीं जानने के कारण ही कथन निष्कर्ष का प्रश्न और गद्यांश जैसे अभी आने का जो आता है प्रश्न, ठीक है, जो आप लोग का 10-10 प्रश्न आते हैं, वो सब प्रश्न से आप हाथ धो बैठते हैं, बनता ही नहीं है। समझ गए? ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा आपका कौन सा प्रश्न? हाँ, सिद्धांत किसका है, बुक कब आया, बुक किसका है ना, ई मॉडल किनका है, फलने अर्थशास्त्र क्या बोले, ठीक है? पर उसमें अगर थोड़ा सा गहराई से उतर के अगर क्वेश्चन कथन निष्कर्ष में दे दे, तो सभी सारे के सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेस कंप्लीट नहीं है। और खास तौर पर आप लोग बता दे कि इकोनॉमिक्स आप लोग बस पढ़ते हैं डिग्री लेने के लिए, समझ गए? कुछ करने के लिए। अगर इकोनॉमिक्स को अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करके देखें और उसको अगर अपने पूरा ब्लड में, है ना, पूरा ब्लड में अगर उसको समा दिया जाए, तो इकोनॉमिक्स समझना मुश्किल नहीं है, पूरा पूरा आसान है। समझ गए? जैसा कि गुल्ली डंडा को मानो खेल है, समझे? तो बता दें कि इकोनॉमिक्स आपको ऐसा ही पढ़ना चाहिए, ठीक है? और इस तरह की आपका जीवन से घटना जो जुड़ा हुआ है उससे जोड़ के, ठीक है, समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए, ताकि आप लाइफ में कभी ना भूलें। समझ गए? और किसी तरह से भी घुमा के प्रश्न आए और आप उसको सीधा करके आंसर दे दें। चलिए मित्रों, अब आगे चलते हैं। लेकिन इच्छा प्रभावपूर्ण होने से ही मांग नहीं कहला सकती। समझ गए? अब देखिए इसमें थोड़ा सा प्रभावपूर्ण होने से ही मांग नहीं कहला सकती कह रहा है, ठीक है, इच्छा। तो वास्तव में प्रभावपूर्ण इच्छा तो आवश्यकता में बदल जाती है, या दूसरे शब्दों में प्रभावपूर्ण इच्छा को आवश्यकता कहते हैं, ठीक है? प्रभावपूर्ण इच्छा को क्या कहते हैं? आवश्यकता कहते हैं। और इस प्रभावपूर्ण इच्छा या आवश्यकता को मांग में परिणत होने के लिए मूल्य का होना भी आवश्यक है, ठीक है? ये आवश्यकता को मांग में, है ना, परिणत होने के लिए उसका क्या है? मूल्य की आवश्यकता, उसका वैल्यू होना चाहिए, मूल्य। समझ गए? और मूल्य के बिना मांग की कल्पना नहीं की जा सकती, और मांग सर्वदा एक निश्चित समय में किसी दिए हुए मूल्य पर की जाती है। समझ गए? अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। मांग सर्वदा
एक निश्चित समय में, समय निश्चित है, और एक दिए हुए मूल्य पर, ठीक है। मूल्य दिया हुआ रहता है, समय आपको पता है ना, कितना डिमांड करना चाहिए ये आपका ऊपर ये निर्भर करता है, समझ गए। अगर आपके पास समय नहीं है, समझ गए, कि कब इनको क्या मतलब डिमांड करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, तो समय आपको पता रहेगा, पैसा पता रहेगा, तो आप खुद अपने आप आंसर निकाल सकते हैं, है ना, अपना दिल दिमाग से, कि हमारा डिमांड कितना करना चाहिए, समझ गए। तो यही बात है। अतः पेंशन ने ठीक ही कहा है, मांग का अर्थ सर्वदा एक निश्चित मूल्य पर मांग से होता है, ठीक है। फिर पेंशन कहते हैं, जब तक मूल्य को व्यक्त ना किया जाए मांग शब्द की कोई सार्थकता नहीं है, समझ गए। पेंशन कहते हैं। उसी प्रकार प्रोफेसर वेहनम के अनुसार, वेहनम क्या कहते हैं कि किसी दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उसकी वह मात्रा है जो उस मूल्य पर किसी विशेष समय में खरीदी जाएगी। क्या है? उस मूल्य पर किसी विशेष समय में क्या है? खरीदी जाएगी। इस विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि मांग के लिए निम्नलिखित 5 तत्वों का होना आवश्यक है, समझ गए। तो अब इस तत्व को आपको दिल में, दिमाग में हमेशा के लिए और भी बैठा लेना है एग्जाम की दृष्टि से, समझ गए। किसी वस्तु की इच्छा, पहला है किसी वस्तु की इच्छा, सेकंड है कि इस इच्छा की पूर्ति के लिए साधन या क्रय शक्ति, जितना परिभाषा में हम लोग देखे मेरे साथियों उसी का जिक्र किया गया है, ठीक है। क्रय शक्ति और साधन को व्यय करने की तत्परता, और उनके बाद मूल्य का होना, समझ गए, और एक निश्चित अवधि समय का होना, समझ गए। अगर इन 5 है उसमें समाहित तो मांग क्लियर है, समझ गए। यानी मांग कितनी करनी चाहिए, कौन करेंगे, कब करेंगे, कैसे होता है, वो पूरा का पूरा मांग की परिभाषा इसमें हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल भी कर लीजिएगा, सभी कुछ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है क्या, कि यदि 50 पैसे प्रति नारंगी का मूल्य, ठीक है, पर कोई उपभोक्ता एक दिन में 5 नारंगी को खरीदने के लिए तत्पर है, तो 50 पैसे मूल्य पर उसकी नारंगियों की दैनिक मांग क्या होगी? क्या होगी? 5 होगी। मतलब पर डे, प्रतिदिन 5 नारंगी होंगे, समझ गए। तो समझ में आ गया कितने? 50 पैसे मूल्य पर। तो समय यहाँ पर 1 दिन हो गया, मूल्य आप देख रहे हैं 50 पैसा हो गया। इसकी अगर क्वांटिटी देखें, मात्रा, तो आपका मांग मात्रा जो है 5 हो गया, समझ गए। समय दैनिक हो गया, तत्परता आपका 50 पैसे के बराबर है, समझ गए। अगला को जो उपभोक्ता है उसको खाने की इच्छा है नारंगी, समझ गए। तो इस तरह से मेरा उदाहरण से स्पष्ट होता है कि मांग का अर्थ क्या है, समझ गए। और जैसे मेरे प्यारे साथियों, हम लोग जैसे अगर आप लोग कन्फ्यूजन हो कि इच्छा, आवश्यकता और मांग, तो इसमें आप लोग का इसमें अंतर देने का प्रयास किया गया है, ठीक है। अगर खैर देखा जाए तो इनकी आवश्यकता नहीं है, समझ गए। कहे कि जो ऊपर में बात कहा गया है सेम उसी को इसमें स्पष्ट किया गया है, समझ गए। कहता है कि इच्छा, आवश्यकता एवं मांग तीनों का अलग अलग अर्थ होता है। किसी वस्तु की चाह को इच्छा के नाम से के पुकारते हैं, लेकिन प्रत्येक इच्छा आवश्यकता नहीं होती, ये भी होता है ना। हमारे जीवन में ये भी होता है। अगर आप अच्छे से देखा जाए कि आप पूरा जीवन काल में बहुत ऐसे वस्तुएं हैं, ठीक है, इच्छा तो करता है पर उसको आवश्यकता नहीं बनाया जा सकता, है ना, या नहीं कर सकते हैं, आवश्यकता नहीं होती है। केवल प्रभावपूर्ण इच्छा ही आवश्यकता का रूप ले लेती है ना, ले सकती है। और दूसरे शब्दों में कहे कि हमारी वह इच्छा आवश्यकता कहलाएगी जिसको पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हो तथा उसे व्यय करने की हमारे पास तत्परता भी हो। और इस प्रकार आवश्यकता के लिए इच्छा का होना जरूरी है, लेकिन केवल प्रभावपूर्ण इच्छा की आवश्यकता का रूप ले पाती है, समझ गए। तो कुल मिलाकर साथियों आप लोग बता दें कि इसमें खास तौर पर इच्छा और आवश्यकता और मांग को अलग अलग परिभाषा करके बतलाया गया है
कि तीनों अगर एक दृष्टि से देखा जाए कहीं पर कॉमन हो जाता है और कहीं-कहीं पर किसी उपभोक्ता के लिए या किसी-किसी ऐसे वस्तुएँ, ऐसे आपका सेवाएँ जो है, वैसे स्थिति में आपका इच्छा आवश्यकता का रूप नहीं ले सकता और इच्छा आवश्यकता कभी माँग का रूप नहीं ले सकता। इस तरह से चलते रहता है, ठीक है? तो मोटा-मोटी हम लोग मान लेते हैं कि माँग जो अभी हम लोग परिभाषा देखें, है ना? 50 पैसे वाले एग्ज़ाम्पल के तौर पर, बस उसी को मान के चलते हैं, ठीक है? तो इसमें समझ में आ गया कि मतलब आप लोग को अपवाद के रूप में आप लोग का दिमाग में ना चले ऐसा प्रश्न, इसके लिए तीनों का अंतर दिया गया है, ठीक है? चलिए, अब हम लोग चलते हैं माँग में परिवर्तन या माँग को प्रभावित करने वाले तत्व। ये सब इम्पोर्टेंट है, समझ गए? इसको नोट भी करना चाहिए, जैसे पहले का परिभाषा नोट किए होंगे माँग का अर्थ, अब इनको भी करना चाहिए और इसको तो आप बैठा ही लीजिए नेट के लिए, समझ गए? कि मांग में परिवर्तन या मांग को प्रभावित करने वाले तत्व की बात किया जाए तो उपभोक्ताओं की मांग सर्वदा स्थिर नहीं रहती, समझ गए? आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स का, साथ ही आप एक उपभोक्ता भी हैं, किसी न किसी वस्तु का पर डे आए दिन, है ना, उपभोग सेवा का उपभोग करते ही करते हैं। तो वही बात इसमें साफ होता है कि एक उपभोक्ता का मांग सर्वदा स्थिर नहीं रहता, आज कम कल बेसी कल नहीं के बराबर, है ना? बहुत ऐसे तत्व हैं जो मांग को प्रभावित कर उसमें परिवर्तन लाते हैं, ठीक है? बहुत ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे कारण छोटे बड़े कारण हैं जिसमें मांग को प्रभावित कर उसे परिवर्तन क्या है उसमें परिवर्तन लाते हैं। और मांग को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारण या तत्व कह सकते हैं इस प्रकार है, जिसमें से पहला है मूल्य में परिवर्तन, समझ गए? जाहिर सी बात है, पहला कारण है मूल्य में परिवर्तन। आप सभी कोई जान रहे हैं मूल्य में परिवर्तन। अगर मूल्य और मांग में गहरा संबंध है, ठीक है, तथा मांग को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व मूल्य ही है, जैसा कि आगे हम मांग के नियम के संबंध में पढ़ेंगे, आगे देखने वाले हैं, ठीक है। और मूल्य के बढ़ने से मांग में कमी आती है तथा मूल्य घटने से मांग में वृद्धि होती है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी आपको वस्तु जो है बहुत पसंदीदा है, ठीक है, बहुत पसंद आया और आपके पास कम साधन, कम रुपया पैसा, कम मुद्रा होने के कारण आप उसको मान के चलिए 1 केजी खरीदे, ठीक है, कोई भी सामान, आप सब्जी की ही बात लें, आप 1 केजी खरीदे, वो 500 रुपये किलो, ठीक है, केजी 500 रुपये किलो है प्रति किलो, ठीक है। आप अगर उसका अचानक कीमत अगर आप सुबह में खरीदे 500 रुपये, अगर अचानक मार्केट फिर गए शाम को और देखे 100 रुपये है और आपको लग रहा है कि कल ये 500 रुपये फिर हो सकता है या 100 से ज़्यादा कल रेट हो सकता है, तो वैसे स्थिति में आप फिर ज़्यादा उसको खरीद कर सकते हैं, समझ गए? मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया आप लोग के बीच। तो इस तरह से मूल्य में परिवर्तन होने के कारण आपका मन, है ना, आपका मन क्या कहा, आपका इच्छा क्या कहा कि आप खरीद लेना चाहिए और भी ज़्यादा, ठीक है। और उस कारण है कि आप 5 केजी 10 केजी या और 1-2 केजी बढ़ा के लीजिएगा, समझ गए? तो यही होता है मूल्य में परिवर्तन के कारण, है ना, मूल्य में परिवर्तन। सेकंड है कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन, ये भी बहुत बहुत बहुत, ठीक है, प्रभाव डालता है किनको, उपभोक्ता को। कहता क्या है, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने से मांग प्रभावित होती है। मुद्रा प्रसार की स्थिति में लोगों की मौद्रिक आय बढ़ती है, जिससे मांग में भी वृद्धि होती है, समझ गए? मौद्रिक आय बढ़ती है तो मांग में भी वृद्धि होती है। दूसरी ओर मुद्रास्फीति विस्फीति की स्थिति में मांग में प्रायः कमी होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। तो मुद्रा की मांग के परिवर्तन की बात किया जाए तो साथियों हम आप लोग बता दें कि अगर मार्केट में, बाजार में, ठीक है, एक अर्थव्यवस्था की बात किया जाए, है ना, कि अगर गवर्नमेंट द्वारा, बैंक द्वारा, ठीक है, अगर अधिक से अधिक मुद्रा लाया जाए तो वह अगर देखा जाए कि अगर मुद्रा आएगा मार्केट में तो वो किसी योजना, स्कीम, है ना, किसी व्यक्ति का वेतन, उनका कमाई इसी तरह से आएगा, यानी कि साफ है कि आपका व्यक्ति का कमाई बढ़ेगा, ठीक है, उनका इनकम बढ़ेगा। जब इनकम बढ़ेगा तो साफ है कि वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा ही करेगा, मतलब कोई ना कोई वस्तु का वो मांग करेगा ही करेगा, डिमांड करेगा ही करेगा। अब इस तरह से है कि आपका
उस उपभोक्ता का आपका मुद्रा मात्रा बढ़ा, है ना, हमारे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ा और मांग ज़्यादा होना स्वाभाविक सी बात है। उसी तरह से अगर मुद्रा संकुचन होता है ना, विस्फीति होता है, कम होता है, तो फिर आपका कम डिमांड करेंगे। जैसे अभी हाल ही घटना में बहुत सारा ऐसे घटना है, समझ गए, कि मुद्रा कमी हो जाने के कारण हम लोग मुख्य है ना, आप कह सकते हैं जगहों में, ठीक है, मुख्य जगहों में हम लोग पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, यानी मतलब बेकार का पैसा फिजूल खर्च नहीं करते हैं, समझ गए। तो चलिए बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। थर्ड है आदत, रुचि एवं फैशन में परिवर्तन। समझ गए, कह रहा है कि आदत, रुचि, फैशन एवं परिवर्तन होने से मांग का प्रभाव पड़ता है, समझ गए। तो ये भी एक कारण है, आदत, किसी का लत लग जाता है, समझ गए, आदत, समझ गए, आदत लत लग जाता है, बार 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 बार, समझ गए। जैसे आप शराब के लिए, शराबी के लिए एक शराब का एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसका आदत है, समझ गए। फिर रुचि ले सकते हैं, समझ गए। उसी तरह से फैशन देख सकते हैं, समझ गए। फैशन एक से एक, ऐसे ऐसे कपड़े में फैशन है ना, गाड़ी में फैशन, बहुत सारा फैशन। तो फैशन हो जाने के कारण भी है कि एक समय था जब बताया जा रहा है कि खादी की मांग अधिक थी और बाद में सूती कपड़े की मांग बढ़ी, लेकिन आज फैशन परिवर्तन होने के टेरिलिन की मांग बढ़ गई। इसी प्रकार चाय सिगरेट की आदत पड़ जाए तो हमारे लिए इन वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। पुनः यदि हम चावल खाना छोड़कर रोटी खाने लगे तो रुचि परिवर्तन के कारण गेहूं की मांग बढ़ जाएगी, समझ गए। तो इस तरह से मित्रों आप लोग आदत, रुचि और फैशन का एग्जाम्पल के साथ में देख पाए। अब फोर्थ में कहता क्या है, जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन। तो हम लोग का मांग को प्रभावित करने वाला में एक भी कारण है कि जलवायु और मौसम। जैसे जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन का असर भी मांग पर पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए जाड़े में गर्म कपड़े, है ना, क्या है, इनका आवश्यकता मांग बढ़ता है। गर्मी में बिजली के खंभे तथा बरसात में छाते की मांग बढ़ जाती है, समझ गए। तो इस तरह से खंभे बोल रहे पंखे, सॉरी, ठीक है, गर्मी में बिजली के पंखे और बरसात में छाते की मांग बढ़ जाती है। तो इस तरह से बहुत से कारण हैं कि जो आपका मौसम के आधार पर, जलवायु के कारण, ठीक है, आपका मांग परिवर्तन होता रहता है। अब पांचवा की ओर चलते हैं, आय में परिवर्तन। आय में परिवर्तन से तात्पर्य यह है मित्र कि आय में परिवर्तन होने से मांग प्रभावित होती है, ठीक है। कैसे, तो उदाहरण के लिए लोगों की आय में वृद्धि होने से उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है, ठीक है। हम लोग तभी इससे पहले वाला पॉइंट में देखे थे, वो बड़े पैमाने में देखे थे, पूरे देश की बात हो रहा था, अर्थव्यवस्था की बात कर रहा था। इसमें आय में परिवर्तन एक व्यक्तिगत आय की बात किया जा रहा है, एक उपभोक्ता विशेष पर बात किया जा रहा है। लोगों की आय में वृद्धि होने से उनकी क्रय शक्ति क्या है, बढ़ती है, और जिससे मांग में वृद्धि होती है, और इसके विपरीत आय कमी होने से उनकी मांग भी कमी होती है, समझ गए। अब 6 में क्या है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, बहुत मजा आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है, और आप लोग सीख भी रहे होंगे, समझ गए। चलिए 6 में क्या है सो देखिए, जनसंख्या में परिवर्तन, ठीक है। जन जनसंख्या की बात कर किया जाए, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या है मेरे प्यारे साथियों, जनसंख्या में परिवर्तन की बात किया जाए, ठीक है। जनसंख्या में परिवर्तन का प्रभाव मांग पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, मांग पर पड़ता है। प्रभाव किस पर पड़ता है, मांग पर पड़ता है। जनसंख्या में परिवर्तन का प्रभाव मांग पर पड़ता है। जनसंख्या बढ़ते चले जाएंगे, मांग बढ़ता चला जाएगा। जनसंख्या कम होंगे, मांग कम होंगे, समझ गए। जनसंख्या घटेंगे तो मांग भी घटते चले जाएंगे। और मांग क्या होगा, खाना का, कपड़ा का, मकान का, है ना, स्वास्थ्य का,
बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं जिसका मांग बढ़ने लगेंगे और ये कारण है आपका जनसंख्या। सातवां क्या है मित्रों, आय के वितरण में परिवर्तन। आय के वितरण में परिवर्तन का तात्पर्य यह है कि आय के वितरण में परिवर्तन का प्रभाव भी मांग पर पड़ता है। प्रभाव भी क्या है, मांग पर पड़ता है। उदाहरण के लिए देखा जाए कि यदि समाज में आय का असमान, ठीक है, क्या है, असमान वितरण हो, समाज में आय का असमान वितरण हो, ठीक है, और आय कुछ ही लोगों के हाथों में, ठीक है, केंद्रित हो तो विलासिताओं की मांग बढ़ेगी। समझ गए। अगर देखा जाए केवल धनीपति के पास ही केवल आय हो, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट द्वारा कोई भी अगर योजना लाया गया हो स्कीम, ठीक है, आपका मुद्रा से संबंधित, वो खास तौर पर अगर देखा जाए बड़े लोगों को अगर फायदा पहुंचा रहे हैं, ठीक है, तो वैसे स्थिति में बड़े लोग अगर किसी विशेष व्यक्ति विशेष या गिने चुने व्यक्ति के पास अगर उस योजना को लाभ पहुंचता है, ठीक है, तो वैसे स्थिति में वो सब विलासिता वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, जैसे सोफा, कार, ठीक है, जितना भी लग्जरी आइटम है। लेकिन समाज की कुल मांग का स्तर नीचा ही रहेगा। पर अगर पूरा समाज में, पूरा अर्थव्यवस्था में देखा जाए, मिडिल से लो की ओर देखा जाए, तो पूरा का पूरा सब नीचे ही स्थिति में रहेगा, ठीक है। दूसरी ओर यदि आय का समान वितरण हो तो मध्यम एवं निर्धन वर्ग की आय बढ़ेगी। समझ गए क्या कह रहा है कि यदि आय का समान वितरण हो तो मध्यम एवं निर्धन वर्ग की आय बढ़ेगी और वे अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है, और इससे समाज की कुल मांग में वृद्धि होगी। इससे क्या होगा, समाज में कुल मांग की वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों, आप इसको समझ पाए होंगे कि आय में वितरण में परिवर्तन की क्या स्थिति है। समझ गए कि अगर सभी गरीब के सभी आपका वर्गों के लिए अगर समान वितरण किया जाए गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, मुद्राओं का, योजनाओं का, ठीक है, सेवाओं का, तो वैसे स्थिति में आपका क्या होगा कि हमारे समाज में सभी वस्तुओं का, सेवाओं का अच्छी तरह से संतुलित डिमांड होगा, मांग होगा। समझ गए। अब चलिए हम लोग 8 की ओर चलते हैं और 8 में क्या कहता है कि व्यापारिक स्थिति में परिवर्तन। व्यापार की स्थिति में परिवर्तन होने से भी मांग का प्रभाव पड़ता है। क्या है, व्यापार की स्थिति में परिवर्तन होने से भी क्या होता है, आपका मांग पर प्रभाव पड़ता है। समझ गए, मांग पर प्रभाव पड़ता है। तेजी के समय वस्तुओं की कीमत ऊंची रहने पर, ठीक है, तेजी के समय, ठीक है, क्या है आपका, तेजी के समय में जब मार्केट में तेजी आते हो तो कीमत आपका ऊंची रहने पर भी मांग बढ़ती है, क्योंकि लोगों की मौद्रिक आय बढ़ जाती है। समझ गए। ऐसे स्थिति में मौद्रिक आय भी उनका बढ़ता है तो ठीक है, तथा भविष्य में उन्हें मूल्य और अधिक बढ़ने की आशंका भी रहती है। इसके विपरीत व्यापारिक अगर मंदी के समय मांग में कमी होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, समझ गए, और जिसके कारण वो मांग कमी हो जाती है। अब 9, ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं 9 में, ठीक है, कि समय में परिवर्तन, समय की भी बात है, ठीक है, समय की भी बात है, और कहता है कि समय में परिवर्तन का प्रभाव मांग पर पड़ता है। रुचि, फैशन, कीमत आदि में परिवर्तन होने से अल्प समय में मांग उतनी नहीं बढ़ती, लेकिन दीर्घ काल में मांग तेजी से बढ़ती है। समझ गए। कम समय में, अल्प समय में, छोटे समय में आपका मांग में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, पर अगर लंबे समय की डिमांड किया जाए, अगर समय है उनके पास, है ना, उत्पन्न करने का, उत्पादन करने का, ठीक है, सेवा देने का, तो वो फिर मांग तेजी से वृद्धि होती है, ठीक है, बढ़ेगी। उसी तरह से आप 10 को देखते हैं कि अनुमान में परिवर्तन। अनुमान में परिवर्तन से तात्पर्य यह है कि हमारे अनुमानों में परिवर्तन होने से मांग प्रभावित होता है। ठीक है, कैसे, सो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। यदि यह अनुमान लगाया जाए कि भविष्य में चावल की कीमत बढ़ने वाली है तो लोग उसे अधिक मात्रा में खरीदना शुरू कर देंगे। इससे चावल की मांग क्या होगा, बढ़ेगा।
ठीक है, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दूसरी ओर किसी वस्तु के मूल्य में भविष्य में और अधिक अगर कमी होने का अनुमान हो तो निजी कीमत रहने पर उस पर भी उस वस्तु को लोग कम खरीदेंगे, जिससे कम मांग में कमी होगी। अगर उनको लग रहा है कि फलाने वस्तु का आने वाले समय में, है ना, आपका कीमत स्तर जो है गिरेगा ही गिरेगा और भी कम होगा, तो बस उनका जितना भी आवश्यकता है बस उतना ही खरीदेगा, बाकी नहीं खरीदेगा। समझ गए? छोड़ देगा, फिर अगले दिन उसको करेगा। ठीक है। अगर उसी के जगह में जस्ट उल्टा है कि अगर उनको लगे कि कल आने वाले कल में इसका दुगना तिगना रेट होने वाला है, कीमत होने वाला है ना, मूल्य चुकता करना पड़ेगा, तो वैसे स्थिति में उस उपभोक्ता ना उसी समय उसी टाइम अधिक से अधिक, है ना, मात्रा जो है खरीद लेगा उस वस्तु का। अब 11 में देखते हैं कि अन्य मूल्यों में परिवर्तन। अन्य मूल्यों में परिवर्तन का तात्पर्य क्या है मित्रों? कि अन्य वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होने से भी किसी वस्तु विशेष की मांग प्रभावित होती है। ठीक है, किसी वस्तु विशेष की मांग प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए देखा जाए, चीनी का मूल्य, है ना, गुड़ के मूल्य की तुलना में कम हो जाए तो, ठीक है, चीनी का मूल्य क्या है, अगर गुड़ की तुलना में, ठीक है, अगर उसका कीमत कम हो जाता है तो पहले गुड़ का उपभोग करते थे, अब वे चीनी का उपभोग करने लगेंगे, इससे चीनी की मांग फिर बढ़ जाएगा। समझ गए? तो इसमें क्या है कि अन्य मूल्यों में परिवर्तन होने के कारण, ठीक उसी तरह वस्तु जो है, अगर उस वस्तु में अगर परिवर्तन होता है, समझ गए, उस वस्तु का कीमत में परिवर्तन होता है तो फिर उस वस्तु का मांग छोड़कर दूसरे वस्तु का मांग करना स्टार्ट कर देंगे। अब उसी तरह से मेरे प्यारे साथियों, आविष्कार की बात किया जा रहा है कि नए आविष्कारों के फलस्वरूप नई नई वस्तुएं बाजार में आती है और उनकी मांग बढ़ जाती है। और एक समय था जब टेलीविज़न कोई जानता तक न था, किंतु उसके आविष्कार के बाजार में इसकी मांग बढ़ा दी। ठीक है, टेलीविज़न को कोई जानता भी नहीं था ना, टेलीविज़न के संबंध में, पर उनका जो आविष्कार है बाजार में, ठीक है, उनका ऐसा कार्य है कि उनका मांग बढ़ा दिया गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, विज्ञापन की बात करते हैं। विज्ञापन, आप लोग आए दिन विज्ञापन देखते हैं, पेपर में, न्यूज में, टीवी में, है ना, बहुत सारा विज्ञापन देखते होंगे। तो उसी का जिक्र यहाँ पर भी किया गया है कि उत्पादक अपनी वस्तुओं का विज्ञापन करके भी उपभोक्ताओं की मांग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कि जैसे कोई आपका तेल हो, साबुन हो, ऐसे बहुत सारा कुछ है ना, एक से एक ऑयल है ना लगाने का, ये का, पर बोलेगा विज्ञापन में कि ऐसा लगाइएगा तो ये फायदा होगा, ये होगा, ऐसे लगाइएगा तो आपका इतने दिनों तक, ठीक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई हानिकारक नहीं, ऐसे कर कर तरह तरह का विज्ञापन करके आपका उपभोक्ताओं को भी लुभाते हैं और मांग को प्रभावित करते हैं। जिस वस्तु का विज्ञापन जितना ही अधिक होता है, उस वस्तु की जानकारी उपभोक्ताओं के बीच उतनी ही अधिक बढ़ती है और इसे वस्तु की मांग में भी वृद्धि होती है। विज्ञापन भी एक कारण है मांग में वृद्धि होने का। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से मांग की प्रभावित करने वाले कारण तत्व की बात किया जाए तो कुल मिलाकर हम लोग 13 देखें। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इस मांग को हम लोग परिभाषा में देखें, है ना, उनके अलग अलग तत्व देखें। समझ गए? अब हम लोग देखने वाले हैं मांग की तालिका। समझ गए? अब मांग की तालिका, तो मांग को बता दें कि मांग को मुख्य रूप से 2 तालिका बतलाया गया है। ठीक है, और इस तालिका को हम लोग सीधा सीधा तालिका पर बात करेंगे। ठीक है, कि आपका जो तालिका जो दिया गया है ना, कि व्यक्तिगत मांग की तालिका। समझ गए मेरे प्यारे साथियों, व्यक्तिगत मांग की तालिका की बात किया जा रहा है। अब इस तालिका को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर ये सब आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं तो मांग का अर्थ, मांग का नियम, है ना, मांग का नियम, आगे मांग से संबंधित जितने भी प्रश्न आने वाले हैं, बाजार समझने वाले हैं, है ना, पर्यावरण से आपका जो टॉपिक यूनिट 9, 10 है, समझ गए,
ये सब आप पूरा का पूरा समझ पाइएगा, आप मॉनेटरी वाला पार्ट को समझ पाइएगा। इसलिए इन सभी को आप लोग के लिए पूरा बेस से आप लोग को हम बता रहे हैं, ताकि आपके लिए आगे जाकर समझना मुश्किल ना हो। ठीक है, तो चलिए व्यक्तिगत मांग की तालिका बात करते हैं। व्यक्तिगत मांग की तालिका यह दिखलाती है कि कोई व्यक्ति विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की कितनी मात्रा की मांग करेगा। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे साथियों कि एक उपभोक्ता की बात किया जा रहा है, एक व्यक्ति की बात किया जा रहा है कि किसी वस्तु में वो कितनी मात्रा क्या है वो खर्च करना चाहेंगे। जैसे कि नीचे राजेश की व्यक्तिगत मांग की तालिका दी गई। एक राजेश व्यक्ति का नाम है, उसका एक व्यक्तिगत तालिका दिया हुआ है। कहता है कि पता चलता है कि आलू के विभिन्न मूल्यों पर वह है ना अपनी उनकी जो उसकी कितनी मात्रा की मांग करेगा। ठीक है, एक तरफ राजेश है, समझ गए, एक तरफ आप लोग का साथियों राजेश का कीमत दिया हुआ है। ठीक है, राजेश का मांग का मात्रा दिया हुआ है, क्वांटिटी। ठीक है, और एक तरफ आलू का कीमत को दिया गया है, समझ गए। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आलू की कीमत और राजेश की मात्रा। इस तालिका को देखने से पता चलता है कि जैसे जैसे आलू की कीमत कमी होती है, क्या आलू की कीमत क्या होती, कमी होती है। यहाँ पर देखिए कम हो रहा है। ठीक है, समझ गए, कमी होती है तो राजेश द्वारा मांग की गई आलू की मात्रा बढ़ती जाती है, समझ गए। आप यहाँ पर देखिए पहले अगर 2 रुपया था तो उनका कीमत आपका मात्रा जो था 5 किलो था, अब 1.5 रुपये हो गया है ना, 1.1/2 तो 10 किलो हो गया, 1 रुपये हो गया तो आपका 15 किलो हो गया, 75 पैसे हो गया तो 20 किलो हो गया, 50 पैसे हो गया तो 25 किलो हो गया। तो कहने का मतलब आलू का जैसे जैसे कीमत घटते जा रहा है, राजेश की मांग की मात्रा जो है वो बढ़ते चला जा रहा है, समझ गए। ये हुआ हम लोग का आपका व्यक्तिगत मांग की तालिका। अब हम लोग देखेंगे बाजार की मांग की तालिका, समझ गए। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, बाजार की मांग की तालिका की बात किया जाए, ठीक है, तो कहता है कि बाजार मांग की तालिका किसी वस्तु की सभी व्यक्तिगत मांगों की तालिका के आधार पर तैयार की जाती है। किन तो व्यक्तिगत मांगों की तालिका के आधार पर किसका तैयार किया जाता है, बाजार की मांग की तालिका। आप लोग से ऐसा प्रश्न पूछ भी सकता है, समझ गए, ऐसा प्रश्न बनता भी है, समझ गए। ये तालिका बाजार के सभी ग्राहकों की सामूहिक मांग का योग होती है, समझ गए। तालिका बाजार जो है वो सभी ग्राहकों का सामूहिक मांग का योग होता है। मान लिया जाए कि बाजार में राजेश, रहीम तथा पीटर 3 व्यक्ति हैं और इन तीनों के व्यक्तिगत मांग की तालिका के आधार पर बाजार मांग की तालिका तैयार की जा सकती है और ऐसी अवस्था में बाजार की मांग तालिका कहेंगे। ठीक है, और इस तरह से आपका क्या होगा, है ना, क्या होगा कि आपका तीनों व्यक्ति का व्यक्तिगत को मिला के बाजार मांग तालिका हम लोग को प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर देखिए कि इसमें आलू की मात्रा को दर्शाया गया है, समझ गए। और उनके बाद आप यहाँ देखिए राजेश को दिया गया है, रहीम को दिया गया है, पीटर को दिया गया है और टोटल ये बाजार मांग हुआ, समझ गए कि 2 रुपया में आपका राजेश 5 किलो डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है, रहीम 6 किलो खरीद रहा है, पीटर 7 किलो, फिर 1.5 रुपया रेट हो गया तो राजेश का 10 हो गया, रहीम का 12 हो गया, पीटर का 14 हो गया, समझ गए। इसी तरह से करते करते आपका लास्ट में 50 आता है, समझ गए, 50 पैसे आता है तो राजेश का 50 के आपका हो जाता है केजी मांग, रहीम का 30 केजी हो जाता है, पीटर का 35 केजी हो जाता है और तीनों को जोड़ेंगे तो इस तरह से हम लोग को 50 पैसे में प्रति किलो में बाजार की मांग 90 किलो हो जाएगा, 90 केजी। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बाजार की मांग तालिका बाजार के विभिन्न व्यक्तियों की मांगों की तालिका का योग है, लेकिन ये जरूरी है कि नहीं कि इसे तैयार करने के लिए सभी व्यक्तियों का मांग तालिकाओं का पता लगाया जाए। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर 3 व्यक्ति का अगर आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है उदाहरण, तो ऐसा नहीं कि अगर आप एक पूरा देश का अगर अर्थव्यवस्था के बाजार मांग का आप अनुभव कर रहे हो, अगर उनका बाजार तालिका द्वारा मांग को निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सभी पूरा एक देश का पूरा प्रति व्यक्ति हम निकालने बैठ जाए कॉपी कलम लेके। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक समझिए आप।
तो पता लगाया जाए। ठीक है, वास्तव में बाजार में क्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि पता लगाया एक कठिन कार्य है ना। पता लगाना क्या है, एक कठिन कार्य है। अतः बाजार में दुकान की खरीद बिक्री के आधार पर ही बाजार मांग की तालिका तैयार कर ली जाती है। ऊपर व्यक्तिगत मांग की तालिका एक बाजार मांग की तालिका देखने से यह बात स्पष्ट होती है कि दोनों में मांग के परिवर्तन की दिशा एक ही है, अर्थात कीमत में कमी होने से मांग में वृद्धि होती है। ठीक है, लास्ट में क्या है, कीमत में परिवर्तन होने से मांग में वृद्धि होती है, और इस विपरीत भी सत्य है, अर्थात कीमत में वृद्धि होने से मांग में आपका क्या होंगे, कमी भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग व्यक्तिगत और बाजार तालिका हम लोग देख पाए। ठीक है, अब साथियों आप लोग के लिए हम बता दें कि अब आप लोग को मांग की रेखा एवं इसकी प्रकृति की बात करेंगे, है ना। और मांग तालिका को एक, या मांग को कह सकते हैं एक, अब हम लोग डायग्राम द्वारा, रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि मांग की तालिका के एक आधार पर मांग की रेखा बनाई जाती है। ठीक है, मांग की तालिका के आधार पर ही मेरा डिमांड रेखा का उत्पन्न होता है, डिमांड कर्व का। ठीक है, मांग की रेखा के सहारे किसी वस्तु की कीमत एवं उसकी मांग के संबंध को रेखा चित्र की सहायता से दिखलाया जाता है। और ऊपर व्यक्तिगत एवं बाजार मांग की तालिकाओं के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो गई है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती है उसकी के मांग में वृद्धि होती जाती है। समझ गए, सीधा है कि कीमत घटेगा तो मांग में वृद्धि होगा। तो वस्तु की कीमत एक, उसकी मांग के इस संबंध को मांग की रेखा द्वारा हम लोग दर्शा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे मित्रों। ठीक है, कि आपका, ठीक है, आपका क्या है कि P पहला जो है कि हम लोग का मूल्य इतना था, तो हम लोग मांग करते थे आपका OQ के बराबर। समझ गए, मेरा मूल्य घट के आपका P1 हो गया। ठीक है, तो मेरा मात्रा बढ़कर कितना हो गया, आपका Q1 हो गया। ठीक है, OQ1, देखिए यहाँ से यहाँ। इसी तरह से आपका मूल्य और घट गया, समझ गए, P2 हो गया, OP2 हो गया। तो इसको बढ़कर आप देख सकते हैं कि इसका चौड़ाई OQ2 हो गया। मतलब देखिए, इसका फैलाव से हम लोग पता करते हैं कि आपका कितना इसका बढ़ रहा है। ठीक है, क्या बढ़ रहा है, आपका मूल्य और मात्रा। समझ गए, जैसे इतने मूल्य में, ठीक है, आप देखिए कि इतने सारे मात्रा का मांग हो रहा है, खरीद कब पा रहा है। समझ गए, तो इस अंतर को देख के हम लोग समझते हैं कि मांग की रेखा चित्र को। समझ गए, तो इस प्रकार मांग की रेखा बताती है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती है उसकी मांग में वृद्धि होती है। और इस चित्र को देखने से हमें एक महत्वपूर्ण बात यह स्पष्ट होती है कि मांग की रेखा नीचे की ओर दाहिनी तरफ झुकती है। ये प्रश्न आप लोग का पूछा गया है। ठीक है, कि मांग की रेखा हम लोग नीचे की ओर आपका गिरती है दाहिनी तरफ। समझ गए, तो इस तरह से आप लोग समझ गए। ठीक है, और कहता है झुकती है, मांग की रेखा के नीचे की ओर दाहिनी तरफ झुके। ठीक है, झुकने की जो प्रवृत्ति है उसका मतलब यह होता है कि वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उसकी मांग में वृद्धि होती है, तथा उसके मूल्य में वृद्धि होने पे मांग में कमी होती है। अब प्रश्न उठता है कि मांग की रेखा नीचे की ओर दाहिनी तरफ क्यों झुकती है। ठीक है, और इस तरह के झुकती क्यों है, इसका हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके कारण और ये आपका किस तरह से ऐसा स्थिति में आता है, झुकने के कारण क्या है, ये हम लोग मांग का नियम से स्पष्ट होगा। समझ गए, और इस तरह से हम लोग मांग का तालिका, मांग का परिभाषा, मांग का कारण तत्व, है ना, और उनका बाद मांग का रेखा चित्र कंप्लीट होता है। और इनके बाद हम लोग देखने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों मांग का नियम, और देखेंगे कि मांग का नियम में है ना कि आपका मांग की जो रेखा है वो दाहिनी तरफ नीचे की ओर झुकता ही क्यों है, वैसा ही क्यों रहता है, क्यों ना ऊपर उठता हो, क्यों ना उल्टा हो। ठीक है, इस तरह से क्यों होता है, तो वो सब आप लोग का पूरा कन्फ्यूजन, है ना, सारा डाउट क्लियर होने वाला मांग का नियम का। ठीक है, तो ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर भी कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स।